हेलो साथियों, वेलकम टू रेडी स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 21 फरवरी 2024 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवा चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पर आई बटन पर भी लिंक दे देंगे, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाए तो आप टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आगे आने वाले किसी भी दिन आपका एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें, ताकि हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक बिल्कुल एज इट इज एनालिसिस दे पाएं। तो आप जरूर से क्वेश्चन सेंड करिएगा जब भी आपका एग्जाम हो। गाइस, आज हमें जो क्वेश्चन भेजे हैं ये सुनील कुमार झा जी ने, जो कि कानपुर से हैं, दीपक मिश्रा जी जो कि बनारस से हैं, दीपिका रावत जी जो कि इंदौर से हैं, और आशुतोष जी। इसके अलावा और भी कई सारे लोगों ने हमें क्वेश्चंस सेंड किए हैं। आपका अगर एग्जाम है जब भी, तो आप हमें जरूर से क्वेश्चन सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। जीके, जीएस और करंट अफेयर से स्टार्ट करते हुए आगे हम बढ़ते चलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट पहले ही कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो गाइज, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? यह क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, इनका नाम है आर वेंकटरमणी। ध्यान रखिएगा। आई थिंक आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्लिक कर दिया होगा। हमने जो एग्जाम टाउन चैनल है हमारा, उस पर ऑलरेडी वर्तमान में कौन क्या, इसके अलावा जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर के वीडियोज है वो डाल रखे हैं, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो पाए तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। देखिए, आर वेंकटरमणी भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल है वर्तमान में। भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ये आर्टिकल 76 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 74 से 78 है ना, अनुच्छेद 76 और 78, 76 और 78, ये जो है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित माने जाते हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। महान्यायवादी का पारिश्रमिक संविधान में तय नहीं है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने तक योग्य होना चाहिए। भारत के महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। और भारत के वर्तमान महान्यायवादी 16वें नंबर के हैं, आर वेंकटरमणी, जो कि 1 अक्टूबर 2022 से कार्यरत है या इस पद पर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुंडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही जवाब रहेगा पद्म भूषण। पद्म भूषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला था, और वह भरतनाट्यम के पुनरुद्धार और लोकप्रियता में अग्रणी थी, जिसे निम्न श्रेणी की कला के रूप में देखा जाता है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और पशु कल्याण की बेहतरीन के लिए काम किया था। उन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बन चुका है। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? क्लियर है? ये जो कला क्षेत्र फाउंडेशन है, इसकी स्थापना की थी, जो भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थान है, जो आज भी फल फूल रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में आपको देखने को मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज पर द्वारा पोषित सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों में से एक है, और भारतीय संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार में कई अधिकार शामिल है, जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना शस्त्र के सभा की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में रहने की आज़ादी। तो ये सारी जो आज़ादी या स्वतंत्रता है, ये भारत के आम नागरिकों को मिली हुई हैं, और ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच में वर्णित है। इसके अलावा और भी कुछ अधिकार है। समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। इसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 19 से 22। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। क्लियर है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यह अनुच्छेद 29-30 में है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 से 35 में देखने को मिलता है। तो ये जो 6 अधिकार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अधिकार और अनुच्छेद 14 से 35 तक ये वर्णित है। ध्यान रखिएगा, इनको आगे से क्वेश्चन बने आसानी से बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी लोकगान एवं नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। क्लियर है? कजरी लोकगीत भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार से संबंधित भी माना जाता है। और ऑप्शंस गाइज आपको उसी के अकॉर्डिंग मिले होंगे, जिस आधार पर आपको क्लिक करना था। तो कजरी लोकगीत का उपयोग अक्सर देखिए, कजरी लोकगीत का उपयोग अक्सर अपने प्रेमी के प्रति एक लालसा के वर्णन के लिए किया जाता है, क्योंकि गर्मियों में आसमान काले मानसून के बादल छा जाते हैं और बारिश के मौसम के दौरान शैली विशेष रूप में ये गाई जाती हैं। कजरी लोकगीत पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश के गांवों
और कस्बों में बनारस, मिर्ज़ापुर, मथुरा, इलाहाबाद और बिहार का जो भोजपुर क्षेत्र है यहाँ पर गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डंडारी नृत्य शैली जो है कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से इसका संबंध हो जाएगा डंडारी नृत्य शैली का। और एक और आज छत्तीसगढ़ से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके बने हैं। क्लियर है? डंडारी नृत्य में बांस की खपचियों से एक दूसरे से टकराकर ढोलक और बांसुरी के साथ जुगलबंदी कर नृत्य बेसिकली इसमें किया जाता है। डंडारी जो नृत्य है छत्तीसगढ़ का बस्तर में धुरवा जो जनजाति है इनके द्वारा किया जाता है। और ये जो नृत्य है त्योहारों के अवसर पर बस्तर दशहरा और दांतेवाड़ा के फागुन मेले के अवसर पर देखने को मिलता है। डंडारी नृत्य में बांस की खपचियों से एक दूसरे के टकराकर ढोलक और त्रिली के साथ जुगलबंदी कर इस नृत्य को बेसिकली किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? तो रॉलेट एक्ट के बनने से इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। यह क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी आपका हो सकता है कि 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया और इस अधिनियम ने देश जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो आपका ऑप्शंस में मिला था मौलिक अधिकारों। तो यही आई थिंक आपका इसी पैटर्न में क्वेश्चंस दिया रखा होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो, बट हमने जहां तक है क्वेश्चंस का आपका सेम पैटर्न देने की कोशिश की है जितना हो सके। देखिए 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया और इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य लोगों ने महसूस किया कि सरकार को लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अधिनियम की शैतानी और अत्याचारी के रूप में आलोचना की। गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को इस अधिनियम के अहिंसक विरोध के दिन के रूप में अपमान और प्रार्थना और हड़ताल के दिन के रूप में मनाने के लिए बेसिकली कहा था। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई किलोमीटर में है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्लियर है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा 32, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? भारत का कुल क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो सीमा है ये कितने किलोमीटर है? तो 3214 किलोमीटर ये दूरी है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर की दूरी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और समुद्र तट की लंबाई जो है भारत की ये 7,517 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है 4,096 किलोमीटर की, जिसको मील में 2545 मील कह सकते हैं। और सबसे कम सीमा जो लगती है अफगानिस्तान के साथ में लगती है 106 किलोमीटर ओनली। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है। या क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है? देखिए सबसे अधिक है, माफ कीजिएगा, सबसे अधिक है, सर्वाधिक साक्षर यहाँ पर है, सबसे अधिक है, तो ये लक्षद्वीप आपका हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 92.28% साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये 88.25% है और कुल साक्षरता दर है 92.28%। साक्षरता दर के मामले में केरल 93.91% साक्षरता दर के साथ में सर्वोच्च स्थान पर है। क्लियर है? अगर यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाए तो आपका लक्षद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91.98% साक्षरता दर के साथ केरल कुल मिलाकर भारत में महिला साक्षरता दर में सर्वोच्च स्थान पर है। क्लियर है? और 61.8% साक्षरता दर के साथ में बिहार देश में सबसे अंतिम स्थान पर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की महिला साक्षरता दर 81.84% है। अगला क्वेश्चन है FIH हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था? या फिर क्वेश्चन इस तरह से होगा कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये उड़ीसा में हुआ। ध्यान रखिएगा, भारत उड़ीसा में 2023 पुरुष FIH हॉकी विश्व कप, पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण था ये। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरुषों की राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीमों के लिए चतुर्वार्षिक विश्व चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ पर किया गया था। इससे 2 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके बने हैं। एक में आपका आयोजन स्थल पूछा है कहां पर हुआ था, दूसरे में पूछा है कौन इसमें विजेता रहा है। तो वही क्वेश्चन बेसिकली आ चुका है, किस देश ने FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता है? तो ये जर्मनी के द्वारा जीता गया है। FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जर्मनी ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित फाइनल में बेल्जियम को हराकर विश्व कप जीता है और इस जीत के साथ जर्मनी ने तीसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये जो टूर्नामेंट है 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 के बीच में खेला गया था। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हॉकी स्टेडियम, आपकी जगह कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला टूर्नामेंट के लिए 2 स्थान हैं। टूर्नामेंट में 16 देश हिस्सा ले रहे हैं।
यानी 16 देशों ने हिस्सा लिया है। FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का जो आयोजन है ये इसका पहले बेसिकली 15वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरेला त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला त्योहार। अगर आपसे पूछा जाए कि हरेली का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। क्लियर है। इसके अलावा उत्तराखंड का हरेला त्योहार किससे संबंधित है? तो ये वृक्षारोपण से संबंधित है। ये 3 तरीके के क्वेश्चन हम आपको एक ही क्वेश्चन में कवर करवा दे रहे हैं। जिस तरह से भी आपका पैटर्न बने आप जवाब दे दीजिएगा। हरेला को उत्तराखंड में हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये जो श्रावण मास में मनाया जाता है और कुमाऊं क्षेत्र के लोग हरियाली को समृद्धि से जोड़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपको मिला था, कोविड-19 के अध्यक्ष या सचिव कौन है? ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है। जो भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था। ये क्वेश्चंस आपका एग्जैक्ट नहीं आया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था, उसके बारे में क्वेश्चन बना है। तो वन संरक्षण संशोधन विधेयक पारित हुआ था 2023 के जुलाई में। हो सकता है यही आपका बना हो। तो वन संरक्षण संशोधन विधेयक था, ये 2023 लोकसभा में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने हेतु केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। और विधेयक वन भूमि को परिभाषित करता है और भूमि की कुछ श्रेणियों को कानून के दायरे से छूट देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनगणना के बाद भारत में साक्षरता में वृद्धि देखी गई? तो 1991 की जनगणना के बाद में भारत में साक्षरता में एक उछाल देखने को मिला था, या वृद्धि देखने को डायरेक्ट मिली थी। तो जनगणना 1991 से पहले उम्र के 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अनिवार्य रूप से साक्षर माना इलाज किया गया। 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है, यानी कि ये 1991 से बढ़ना स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पर कुछ इसका अगर ग्राफ देखें तो हो सकता है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिला हो। क्लियर है। तो भारत में साक्षरता पहले की अपेक्षा काफी बेहतर हुई है। स्वतंत्रता के समय भारत की जो साक्षरता दर थी मात्र 12% थी, जो कि बढ़कर लगभग 74% यानी 74% अब हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने किस वर्ष पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया था इंदिरा गांधी ने। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी उनके टाइम पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कैसे भी हो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आसानी से आप पहचान लेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसकी जो अवधि थी ये 1969 से 74 तक चली थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये बेसिकली चली थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे, अर्थात स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। ये 2 उद्देश्य के साथ में इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में जीएसटी परिषद की बैठक में कौन सा संशोधन पारित हुआ था? इस तरीके से क्वेश्चन आई थिंक आपका बना था। तो राज्य जीएसटी कानूनों में ऑनलाइन गेमिंग कराधान के संबंध में यह संशोधन हुआ था। 2 अगस्त 2023 को जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। काउंसिल ने कैसीनो, रेस कोर्स, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लेवी लागू करने के नियमों पर चर्चा की और मंजूरी दे दी। 11 जुलाई 2023 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। 11 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में बेसिकली ये आयोजित की गई। और यहाँ जीएसटी की शुरुआत के बाद से जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक का प्रतीक है। करदाताओं को जीएसटी आर-बी है ना 2B और जीएसटी आर-3B के बीच अंतर की जानकारी देने और प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए एक नए जीएसटी नियम की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़ का पर पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% कर लगाने का अंतिम निर्णय बेसिकली इसमें लिया गया। इसके अलावा वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर को कम करने के लिए भी कई निर्णय इसमें लिए गए। अगला क्वेश्चन है, 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस गायिका को मिला? तो 2 गायिका को बेसिकली मिला है, वाणी जयराम को, सुमन कल्याणपुर को। अब इन दोनों में से क्या ऑप्शन में आपको मिला था? आप अगर आपने एग्जाम दिया था तो आपको ये चीज़ें पता है। जिन लोगों ने एग्जाम दिया था वो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए। भारत सरकार ने कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिसमें कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों सहित विभिन्न श्रेणियों में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 यानी 91 पद्मश्री प्रदान किए गए। गायक को इस साल पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है ना। 5 दशकों से अधिक के करियर के साथ वहाँ दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में जानी जाती हैं। और एक अन्य प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर को प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में खेती करने वाले को क्या कहते हैं? इस तरह से या तमिल में, है ना, जो भी ऑप्शन हो। हल चलाने वाले को तमिल में किसके रूप में जाना जाता है? तो इनको उजावर बोला जाता है। अब यहाँ पर खेती करने वाला या फिर हल चलाने वाला वही होता है किसान। किसान को उजावर यहाँ पर बेसिकली कहा जाता है। बड़े जमींदारों को वेल्लालर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को कदेसियार और आदिमई के नाम से जाना जाता है। जो स्वरोजगार करने वाले किसान होते हैं उन्हें गृहपति कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्ड है, इनको आप देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। ये 15 जून को 1909 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 को हुई थी 15 जून को। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका बन चुका है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अध्याय 1 कार्यकारी के तहत भारत के संविधान के भाग 4 में भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय पर भी विचार चर्चा जो है की गई है। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय बेसिकली माना जाता है। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो यहाँ पर गाइस 20 के 20 क्वेश्चन हमने आपको एज इट इज बताने में आपकी हेल्प की। जितने भी क्वेश्चन हमें जैसे मिले पूरे हमने आपको बताए हैं। क्लियर है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए अब हम हिंदी के क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग के। क्लियर है। ये टेस्ट सीरीज अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके डेमो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और टेस्ट जाकर अच्छे से प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है गोबर का तत्सम शब्द क्या है। तो गोबर का तत्सम शब्द हो जाएगा गौ में। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, ये हो जाएगा आए थे हरिभजन करना ओटन लगे कपास। यानी एक कोई काम करने आए थे और वो छोड़कर दूसरा काम करने लगे। ये हम आपको बेसिक भाषा में समझा रहे हैं। बाकी इसका अर्थ हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, ये इसका अर्थ है। अड्डा जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऐसा प्रयास करना कि किसी स्थान पर अपने वर्ग के लोग जमकर बैठे या स्थायी रूप से रहें, उसको अड्डा जमाना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर का विलोम क्या होता है। तो अनिश्वर हो जाएगा ईश्वर का विलोम। मोहल्ला की शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, मोहल्ला ये आपका हो जाएगा। भारत सोने की चिड़िया पर आधारित एक गद्यांश आया था, एक गद्यांश आया था, यानी 5 क्वेश्चन आपके उससे बने थे। इसके अलावा गाइस हिंदी में संज्ञा वाले क्वेश्चंस बने हैं, वर्तनी वाले क्वेश्चंस बने हैं, अनेकार्थी से क्वेश्चन आपका पूछा गया, रिक्त स्थान से क्वेश्चन बना है, पर्यायवाची से क्वेश्चन बना है, शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन आपका पूछा गया। मुहावरे आपको देखने को मिले हैं, जैसे कि हमने आपको बताए 2 मुहावरे। विलोम शब्द से क्वेश्चन आपका बना है, प्रत्यय से क्वेश्चन आपका बना है और लोकोक्ति से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि कुल मिलाकर जो टॉपिक आपके एग्जाम में सीधे सीधे बन रहे हैं वो सारे हम आपको लगातार कवर करवाते चल रहे हैं। आप इनके ऊपर इनको कलेक्ट कर लीजिएगा सारे सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक है और उन टॉपिक को आप देखिएगा कि किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, उन टॉपिक पर अच्छी खासी कमांड आप करके रखिएगा। बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में औसत से 1 क्वेश्चन आपका बना है, SICI से 1 क्वेश्चन आपका बना है, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन बना है, DI से क्वेश्चन आपका बना है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन है, समय कार्य से 2 क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से क्वेश्चन है, आयु से 1 क्वेश्चन है, भुजा से क्वेश्चन है आपका एक, इसके अलावा अनुपात से क्वेश्चन है, LCM HCF से क्वेश्चन पूछा गया, वर्ग से 1 क्वेश्चन पूछा गया जो कि 2D 3D में हमने कवर करवा दिया आपको। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे गए हैं, तो आप इनको जरूर से देख कर जाइएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से आपके उठकर आ रहे हैं और कोई नया टॉपिक आपको देखने को नहीं मिल रहा है। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन बना है, पजल से क्वेश्चन बना है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आए, रक्त संबंध से 2 क्वेश्चन, मिरर इमेज से क्वेश्चन बना है, पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन है, दिशा निर्देशन से है, 5 से 1 क्वेश्चन है, अल्फाबेट से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए, लुप्त संख्या यानी कि नंबर से क्वेश्चन बना है। इसके अलावा आकृति से 2 क्वेश्चन पूछे गए, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको कवर करवा दिया कि किस तरीके से और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में आपको लगातार वीडियोस यहां पर मिलते रहेंगे। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज लाने में आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से हेल्प करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर है। इसके अलावा गाइस अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि भी उन्हें भी हेल्प मिल पाए और उनको भी एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो पता चल पाए। क्लियर है। तो अगर आप चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आपको PDF मिल जाए तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को दोनों को ज्वाइन आप कर लीजिएगा। और ये हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं ताकि आपको एग्जाम से पहले ही आपका आइडिया लग जाए कितना आपकी तैयारी कितना नहीं है, तो यहाँ पर आप जाकर टेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको डेमो टेस्ट दे रखा है, उस पर जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा किस तरह का आपको टेस्ट यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट एक एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।